नमस्कार। जय हिंद सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है आज की राजस्थान की जनजातियों की क्लास में। बहुत प्यारा और बहुत शानदार टॉपिक है। अब थे कहोगा गुरुजी थे तो जियोग्राफी पढ़ाओ और कल्चर को टॉपिक देखो। ये जो टॉपिक है वैसे जियोग्राफिकल भी देख लेते हैं, इसको कल्चर में भी देख लेते हैं। अब मैं ये जो टॉपिक करवाऊंगा आपको वो इस प्रकार से करवा सकता हूँ, ना तो आपको फिर कल्चर में अलग से पढ़ना पड़ेगा ना जियोग्राफी में अलग से। अब जियोग्राफी में यहाँ प्रश्न क्या बनते हैं, वो आंकड़ों से बनते हैं कि जैसे मीणा है, भील जनजाति है, ये सर्वाधिक कहाँ रहती है, प्रतिशत के आधार पर जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ है, न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मेरे भाई इस प्रकार से जो है वो प्रश्न बनते हैं। सब प्रश्न आपके कवर होंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन दिलाते हैं। ये जनजाति टॉपिक जो आप हमसे पढ़ लो पूरा, फिर अदर में आप इसके नोट्स बनाओ और उसके अलावा इसका ही बार बार रिवीजन करो। और कोई भी जो है वो प्रश्न लगा के देख लेना, चाहे पीवाई क्यू लगा के देख लेना, चाहे एमसीक्यू लगा के देख लेना। धूम मचा दोगे आप जनजाति में। इतना शानदार तरीके से आपको जनजाति पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे सर पहले कभी नहीं पढ़ी। अरे भाई इसीलिए तो आपके लिए आए हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है उसको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, नहीं पढ़ रखी उसको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। टॉपिक को नाम किया, टॉपिक को नाम जो है वो है आज राजस्थान की जनजातियां। जनजातीय टॉपिक पढ़ेंगे सभी मेरे प्यारे साथी जो हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की, राजस्थान की जनजातियां। यानी हम ये जो जनजातियां पढ़ रहे हैं वो कहाँ की पढ़ रहे हैं, हम ये जो जनजातियां पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की। तो आप हेडिंग जो है वो क्या लगाओगे, राजस्थान की। हाँ, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान की जनजातियां जो है वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। अच्छा, जनजातियों की अगर बात बताऊं मैं, वैसे जनजातियों का उल्लेख काफी आर्टिकल में देखने को मिलता है और जनजाति की चर्चा हो ही जाती है किसी ना किसी अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अगर हम पढ़ें तो दो आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। जनजातियों का जो उल्लेख है वो संविधान में, आपके अगर हम बात बताएं संविधान, संविधान संविधान की अनुसूचियों में भी उल्लेख मिलता है। अनुसूचियों के अंदर जो है वह भी उल्लेख मिलता है और इसके साथ साथ अनुच्छेद के अंदर जो है वह भी उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद के अंदर अगर हम बात करें तो वह भी उल्लेख मिलता है। सर अनुसूचियों की अगर बात करें तो कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर बात करते हैं तो आपको याद रखना है 5 व 6। 5 व 6, पांचवी और छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों का उल्लेख है ना। अनुसूचित जनजाति की हम यहाँ पर जनजातियों की बात करें, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में जो चर्चा करेंगे वो एसटी के बारे में करेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें एससी का उल्लेख है, एसटी का है, इसमें भी एससी और एसटी का। इसमें 4 राज्य जो है वो अलग से स्पेशल कर दिए, तब ये छठी अनुसूची बनाई गई थी। बस आपको एक बार इतना याद करना है कौन कौन सी अनुसूची में, पांचवी और छठी में, और कौन कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद नंबर आपको एक तो याद कर लेना मेरे भाई 342। कौन सा अनुच्छेद, 342। और एक अनुच्छेद जो है वो आपको याद कर लेना है 366। एक अनुच्छेद 342 है और उसके बाद एक अनुच्छेद 366 है। बहुत बढ़िया। 342 अनुच्छेद में गुरुजी क्या लिखा है, 342 अनुच्छेद में यह बात लिखी है कि यदि राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति चाहे तो, या आप ऐसे शॉर्ट में लिख लो, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है या कोई भी राज्य है उसका राज्यपाल, है ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से, राज्यपाल, राज्यपाल के साथ परामर्श कर, राज्यपाल के साथ परामर्श कर, परामर्श का मतलब होता है राय लेकर, परामर्श कर कोई भी जो जाति है ना, या कोई भी जनजाति है उसे घोषित किया जा सकता है। वो घोषित करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति जो है करता है। अभी भी आप ऐसे देखोगे काफी ऐसी जातियां हैं जो ये कह रही हैं कि हम एसटी में आते हैं लेकिन उन्हें एससी की श्रेणी में रख दिया है। अब वो विरोध करेंगे नहीं हमें एसटी के अंदर लेकर आओ। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य की, संबंधित राज्य की राज्यपाल जो है उससे परामर्श लेके, उससे राय लेकर उस जनजाति को एसटी यानी उस जाति को जनजाति बना सकता है। वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से राय लेकर जनजाति, जनजाति
घोषित की जा सकती है। जनजाति जो है वो घोषित। तो याद रखना, जनजाति बनाने का काम कौन करता है, जनजाति घोषित करने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, राष्ट्रपति करता है ना। तो याद रखना, राष्ट्रपति। किसकी परामर्श लेगा, सहायता किसकी लेगा, राय किसकी लेगा, यहां पर राज्यपाल की। 366 के अंदर काफी शब्दावली दी गई है, काफी शब्दावलियां दी गई है संविधान में, काफी शब्दावली दी गई है। और इसके अंदर एक जो नाम है वो अनुसूचित जाति का भी है, लेकिन यहां हम जनजातियां पढ़ रहे हैं। और यहां पर मैं आपको कहूंगा कि यहां पर नाम दिया गया है अनुसूचित जनजाति के बारे में। यानी समग्र जानकारी अगर आपको चाहिए तो अनुच्छेद 366 पढ़ना पड़ेगा। तो ये संविधान के दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं, 342 है और दूसरा 366 है। अरे रह जाएगी कि इतनी बात ध्यान में, हाँ गुरुजी इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। चलिए देखो फिर आगे, अब हम बात करते हैं जनजातियों की। तो थोड़ा भौगोलिक रूप से बताऊं, जैसे जनगणना टॉपिक पढ़ते हैं अपने जियोग्राफी में, तो उस हिसाब से सुनना। देखो, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना होती है 1951 में। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, पहली जनगणना, जनगणना। देखो, मैं कोई भी आपको टॉपिक कराऊं तो मेरे भाई मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इस प्रकार से वो टॉपिक कराया जाए कि बाद में आपको ऐसे नहीं है पढ़ने के बाद भी ऐसे खाली खाली फील हो, ऐसा नहीं। मेन उद्देश्य ये है कि परीक्षा में कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, चाहे कारण अभिकथन, अभी जो है इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, कितने मर्जी बड़े बड़े एक एक पेज के प्रश्न आ जाएंगे ना, तो उनके साथ भी हम डील कर लेंगे, उनके साथ भी लड़ लेंगे जब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अगर मान के चलो ये टॉपिक मान के चलो कि 4 या 5 क्लासों में खत्म होना है ना, तो हो सकता है कि अगर हम थोड़ा अच्छे डिटेल में पढ़े तो आधे घंटे की क्लास और एक्स्ट्रा लग जाएगी, और ज्यादा नहीं अंतर आता है। लेकिन आधे घंटे में सोच के देखो, हमने ऐसा पढ़ लिया है, फिर कोई भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा। समझे बात को? तो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे मतलब घबराने लग जाओ, अरे गुरुजी आप तो शुरू में इतना लिखवाने लगे। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत से भागना नहीं है आपको। तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो होती है वो होती है 1951 में। कब होती है? 1951 में। मेरे साथ बोलो एक बार, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो है वो कब हुई? 1951। वेरी गुड, शाबाश। उस समय राजस्थान में बताया जाता है कि इस समय राजस्थान में लगभग, राजस्थान में अब मैं एसटी लिखूं तो आप समझ जाओगे क्या? जनजाति की जगह एसटी लिखूं तो समझ जाओगे, शेड्यूल ट्राइब लिखूं तो आप समझ जाओगे ना। तो याद रखना, लगभग आपको 3.36 लाख की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब ये ऐसे लिखा आता है तो इसका मतलब पता हो जाता है 3,36,000। ये लाख जो लास्ट में लिखा आता है ना, ये पहला होता है। तो यहाँ करोड़ आता तो ऐसे पढ़ते 3,36,00,000। अब यहाँ लाख लिखा मिला है तो क्या पढ़ेंगे? 3,36,000। प्रतिशत में याद रखना, ये लगभग 2.04 थी कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का। ये बात मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान की, ये बात मैं आपको बता रहा हूं राजस्थान के अनुसार। तो राजस्थान की एसटी की जो जनसंख्या थी, एसटी की जो जनसंख्या थी, वो जनसंख्या कितनी थी? वह जनसंख्या जो है वो 3.36 लाख, 3.36 लाख। और मेरे भाई ये प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 2.404, 2.04। ये राजस्थान में जैसे मान के चलते हैं 100 लोग थे, उसमें से 2 लोग जो थे वो एसटी के थे। इस आधार पर हमने ये परसेंटेज निकाला है। यानी कुल राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका उसका कितना परसेंट थी? 2.04। अब ये देखो, अब जैसे प्रश्न आ रहे हैं ना परीक्षा में, वो पूछ 2011 की राय का विकथन में तो और कारण में क्या दे देगा? क्या 1951 में पॉपुलेशन 3.36 लाख थी? मेरे भाई ऐसे प्रश्न देखने को मिले हमें, है या नहीं है? इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करोगे। मैं क्रीम क्रीम ही करवाऊंगा आपको, अनावश्यक चीजें नहीं करवाऊंगा। जैसे कहते हैं ना कई चीजें ऐसे पेज भराए चलो, वो चीज नहीं है। जितना करा रहा हूं, जितने फैक्ट जो है वो याद करने पड़ेंगे आपको। एसटी की 3.36 लाख है और जो 2.04 थी कुल जनसंख्या का। अब वर्तमान में जो जनगणना हुई वो 2011 वाली। तो अब प्रश्न आए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, अनुसार अनुसार राज्य में कुल जनजाति कितनी है, कुल एसटी के जो लोग हैं वो कितने हैं। तो आप ये याद रखोगे,
ये है 92,38,534। 92,38,534 ये पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सर लगभग देखें तो लगभग में याद करो तो कर लेना, लगभग में याद कर लेना 92.39 लाख, लगभग में ये याद कर लेना, 92.39 लाख लगभग में आप ये याद कर लेना। गुरुजी प्रतिशत में पूछे तो यह जनसंख्या जो है एसटी की, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का लगभग 13% है। कुल जनसंख्या का लगभग 13% आपको जो है वो देखने को मिलेगा, याद रख लेना। 13% जो है वो कुल जनसंख्या का देखने को मिलेगा, इतनी बात ध्यान में रखना मेरे भाई, ले जाएगी ध्यान में। हाँ गुरुजी, संविधान की अनुसूची 5 और 6 में जानकारी मिले, अनुच्छेद 342 और 366। 342 में जनजाति कौन बना सकता है, राष्ट्रपति, किससे राय लेकर, राज्यपाल से राय लेकर, किससे राय लेकर, राज्यपाल से। 66 में शब्दावलियां दी है काफी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। तो 2 आर्टिकल याद रखने हैं आपको। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना होती है 1951 में। राजस्थान में एसटी के जो लोग थे उस समय लगभग मान के चलो 3.36 लाख लोग थे। 3 पॉइंट यानी 3,36,000, 3,36,000, जो टोटल पॉपुलेशन का 2.04 लोग थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल एसटी के जो लोग हैं वो कितने, लगभग लगभग मान के चलो 92.93 लाख। इसका मतलब 92,39,39,39,39,000, 92,39,39,000, मैंने 93 बोल दिया गया, 39 है ये, है ना, 92.39 लाख, 92.39 लाख जी गुरु जी। कुल जनसंख्या का 13.48%, कुल जनसंख्या का 13.48%। ठीक है, रेजा की इतनी बात ध्यान में। हाँ गुरु जी, चलिए अभी 2011 के अनुसार ही हमें पढ़ने आगे। अभी मैं भौगोलिक रूप से भी करवा दूं, फिर अपने आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो लिखोगे आप 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब इसके अनुसार ही सारे आंकड़े यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहां देखने को मिलती हैं, सर्वाधिक जनजाति। ये जनजाति के प्रश्न 2 तरीके से आप याद कर लेना। क्या, एक जो है वो आपको जनसंख्या दृष्टि से याद कर लेनी है ना, या आप ऐसे याद करो एक संख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या ही पढ़ रहे हैं अपने, एक संख्या की दृष्टि से। और एक प्रश्न जो है वो बन सकता है प्रतिशत की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से बन सकता है प्रतिशत। तो यहां 2 भाग में हमने ये चीजें बांट ली है जी सर। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से जो जनजाति देखने को मिलती है वो कहां, मध्य प्रदेश। कहां पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगी, मिजोरम। प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा जो जनजाति देखने को मिलेगी वो कहां मिलेगी, मिजोरम। लगभग मध्य प्रदेश की बात करें तो 153 लाख, 153 लाख की पॉपुलेशन निवास करती है कहां पर, मध्य प्रदेश में। जनजाति की बात करा तो, जनजाति की बात करा, और प्रतिशत के आधार पे मिजोरम में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं एसटी के, 93.4%, 93.4%। इसका मतलब 100 लोग मान के चले ना, तो उसमें से 6 लोग हैं जो अदर कास्ट के आते हैं, बाकी लगभग जो है वो एसटी के, अदर जनजातियों के आते हैं। बाकी लगभग जो मिजोरम में क्या मिलेंगे, एसटी के। तभी तो अनुसूची 6 बनाई गई थी, उसमें मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे अलग से। ठीक है, तो ये भारत में हो गए सर्वाधिक। तो सर आप कह रहे हो कि भारत में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, तो राजस्थान की रैंक कौन सी है, तो लिखोगे नीचे, जस्ट नीचे। क्या लिखोगे, जस्ट इसके नीचे लिखोगे कि लिखो राजस्थान का भारत में स्थान। ये भी 2 तरीके से प्रश्न लिखा देता हूं मैं आपको। एक तो आपको जनसंख्या दृष्टि से संख्या की दृष्टि से पूछेगा, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा, या संख्या की दृष्टि से, या प्रतिशत आधार पर, प्रतिशत आधार पर जो स्थान है वो आपको अलग देखने को मिलेगा।
ये जो जनसंख्या दृष्टि से सीधा स्थान पूछे भारत में, इसकी बात कर रहा हूं। भारत का, राजस्थान का भारत में स्थान किसके अनुसार? जनजातियों के अनुसार। जनजातियों के अनुसार, है ना। हम जनजाति पढ़ रहे हैं, तो आप कोई अन्यथा ना ले इस टॉपिक में। अन्यथा का मतलब है कि भारत में तो राजस्थान में कितनी जनसंख्या उसके हिसाब से नहीं, वो चीज नहीं कह रहा हूं यहां मैं। ये तो याद रखना, राजस्थान का भारत में जो जनसंख्या दृष्टि से जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा। याद कर लेना, ये कौन सा स्थान है? चौथा। और प्रतिशत के आधार पे 13वां। करो याद ये भी। राजस्थान का भारत में स्थान जनजातियों में, जनसंख्या में हिसाब पूछे तो चौथा। जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत के आधार पर अपना स्थान कौन सा है? 13वां। तो पहला किसका है? पहला प्रतिशत के आधार पे हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। अब आपने कहा सर भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। न्यूनतम अगर लिखो तो लिख लेना हरियाणा में सबसे कम जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं, लिखो तो लिख लेना। बाकी ये चीजें आप देखो, ठीक है। सर इतनी बात हमें याद होगी, एक बार फटाक से एक बार और पढ़ो। भारत में सर्वाधिक जनजाति संख्या में मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में मिजोरम में। राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो स्थान देखें तो जनसंख्या में देखें तो चौथा है, और प्रतिशत के आधार पे देखें तो 13वां स्थान देखने को मिलता है। जी सर। सेम अगर ये बात अगर हम राजस्थान के आधार पर देखें तो राजस्थान के आधार पे क्या देखना है कि राजस्थान में जनजातियां जनजातियां सर्वाधिक कहां पर पाई जाती? अब इसमें दो दो जिले आप कम से कम याद रखना। सर्वाधिक, यहां पर आपको दो प्रश्न ही याद रखने हैं। क्या? एक प्रश्न तो जनसंख्या के आधार पे, सीधा संख्या के आधार पे, संख्या को मैं जनसंख्या लिख रहा हूं तो आप इसको ऐसे ही लेवें, ऐसे ही ट्रीट करें। दूसरा हम यहां पर आप पढ़ लेते हैं प्रतिशत के आधार पे, प्रतिशत के आधार पर। पहली जनसंख्या के आधार पे, और दूसरी जानकारी जो हम पढ़ेंगे, पहली जनसंख्या के आधार पे होगी और दूसरी प्रतिशत के आधार पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर जो आपको जनजाति देखने को मिलेगी वो उदयपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। और दूसरा जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। उदयपुर में लगभग 15.25 लाख लोग देखने को मिलते हैं। 15.25 लाख का मतलब है 15,25,000। और बांसवाड़ा में याद रखना 13.73 लाख। यानी इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि 13,73,000 लोग कहां पर रहते हैं? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक जनजाति जनजातियां कहां देखने को मिलती है? यूबी ट्रिक याद कर लेना, यूबी। उदयपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा, यूबी, यूबी, यूबी। या उदय होता है किसका? बांस का, ऐसे याद कर लेना जनजातियों में। तो उदयपुर और बांसवाड़ा, 15 लाख 13 लाख, 15 लाख 13 लाख, 15 लाख 13 लाख, ऐसे मोटा मोटा आंकड़ा याद रखो। जी सर। अब बात करते हैं प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक। प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी बांसवाड़ा डूंगरपुर में। कहां पर देखने को मिलेगी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में आपको जनजाति देखने को मिलेगी 76.4%। कितनी देखने को मिलेगी? 76.4%। और डूंगरपुर की बात करेंगे तो लगभग आपको देखने को यहां पर जनजाति मिलेगी कितनी भाई मेरे? 70.8%। थोड़े आंकड़े हैं तो हम इस प्रकार से नोट करने हैं, है ना। यहां पर आपको यूबी याद रखना है, यहां पर बीडी याद रखना है। प्रतिशत में बीडी, बीडी प्रतिशत में पीते हैं, ऐसे याद रखना। प्रतिशत टॉपिक समझना है तो बीडी पीते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम में। राजस्थान में भारत का स्थान देखें तो राजस्थान का जो स्थान है भारत में वो जनसंख्या में चौथा है और प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या में 13वां है। राजस्थान में जनजातियां सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि से उदयपुर बांसवाड़ा, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब इसका प्रश्न क्या बन सकता है? प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम, क्योंकि ये राजस्थान है, प्रश्न आ सकते हैं ऐसे। और आरपीएससी तो ऐसे ही, है ना, अपने प्रश्नों के लेवल के स्तर को जो बढ़ा रही है तो इस प्रकार से आपको देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे आपका लेवल हो ही जाएगा उन चीजों का। न्यूनतम न्यूनतम
प्रतिशत आधार पर, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, आधार पर जनजातियां, जनजातियां। तो प्रतिशत आधार पर न्यूनतम जनजातियों में भी दो प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो संख्या में, एक तो जनसंख्या में बताओ, और एक आपको जो प्रश्न देखने को मिलता है जनसंख्या के साथ, एक वो मिलता है प्रतिशत आधार में न्यूनतम, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम। देखो, न्यूनतम प्रतिशत के आधार पे जो है वो देखेंगे, और सीधा एक जनसंख्या के आधार पे अपने न्यूनतम। हाँ, तो देखो, न्यूनतम जो जनसंख्या के आधार पे देखें तो बीकानेर और नागौर में जो है, बीकानेर और नागौर में यहां पर जनसंख्या आपको कम मिलेगी। बीकानेर और नागौर में, उधर भी आप सेम ही लिख देना, बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर। अब कई की किताबों में आपको नागौर पहले मिलेगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या गुरुजी क्यों हो सकता है? इनका जो प्रतिशत है वो लगभग सेम है। कितना? 0.3%। इसका भी 0.3% है, लगभग सेम है। तो फिर हम ऐसे, बीकानेर सर आपने ऊपर क्यों लिखा? तो मैंने अल्फाबेट का यूज किया, और ऐसे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया एक बार, तो उसमें भी ऑप्शन में बीकानेर पहले था और बाद में क्या था? नागौर था। ठीक है, उस आधार पे आप जो याद करो। बाकी वैसे भी पढ़ सकते हैं, नए से न्यूनतम, नए से नागौर। न्यूनतम नागौर में जो है वो कम देखने को मिले। सर बीकानेर में कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है? बिल्कुल सिंपल है, 3 नौका लगाओ। 9, 9, 7। इतने लोग कहां पर मिलेंगे आपको? बीकानेर। 7, 7, 9, 7, 7, 7। और नागौर में 10,000, 10,412, 10,412 जो लोग मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? नागौर में। याद रखना, जनसंख्या में सर्वाधिक बीकानेर है, 2 नंबर पे नागौर है। सॉरी, न्यूनतम। कि हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूनतम प्रतिशत के आधार पे पढ़ रहे हैं, साथ में ये भी याद रखना, जनसंख्या में बीकानेर नागौर में, और प्रतिशत के आधार पे, यार एक मिनट, एक, कि हमने दोनों ही पढ़ लिए ना यहां पर। यहां लिखो, राजस्थान में राजस्थान में 2011 के अनुसार जनजाति, और जनजातियों में ये भी हम क्या देख रहे हैं? जनजाति न्यूनतम। न्यूनतम एक संख्या में देखा है, एक प्रतिशत में। क्योंकि देखो, देखो मेरे भाई, राजस्थान में जनजातियां सर्वाधिक तो हमने देख ली, संख्या की दृष्टि से उदयपुर, बांसवाड़ा, और प्रतिशत में भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये हमने देख लिया। ये बात हो रही है यहाँ किसकी? सर्वाधिक। सर्वाधिक जो है वो एसटी के लोग कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहाँ रह रहे हैं? बांसवाड़ा में। चलिए आगे। न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ रह रहे हैं? बीकानेर में। और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम कहाँ रह रहे हैं? बीकानेर और नागौर में। सेम ही बात है वो तो। सर तो ये समझ में आ गई? हाँ जी। ये आपको मोटे मोटे तौर पर आंकड़े जो है वो याद रखने हैं। अब आगे क्या लिखोगे? आगे ये लिखोगे कि राजस्थान में, राजस्थान में अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, पाई जाती है। अब ये आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, अमूमन ज्यादा प्रमाणिक आंकड़ा है 12 वाला, कि 12 मिलते। लेकिन किंतु, किंतु मुख्यतः, मुख्यतः 8 प्रकार की जनजातियां जो पाई जाती हैं। मुख्यतः कितने प्रकार की जनजातियां मिलती हैं? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ये प्रश्न याद रखना। मुख्यतः जो जनजातियां मिलती हैं
वह कितने प्रकार की मिलती हैं? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की जनजातियां मुख्यतः पाई जाती है और हमें यही पढ़नी है। अब उसके अंदर मतलब कुछ जनजातियां ऐसी है जिनको जो है कईयों को दर्जा मिल गया है, कई कह रहे हैं कि हम हैं, लेकिन कईयों को दर्जा मिला है, कईयों को नहीं मिला हुआ। अच्छा, ऐसी भी जनजातियां मिल जाएंगी राजस्थान में, कईयों के एसटी के सर्टिफिकेट बने हैं, कईयों के एससी के बने हुए हैं। ठीक है, तो उस आधार पर वो 12, लेकिन मुख्यतः कितनी पढ़ते हैं अपने? 8 पढ़ते हैं। मुख्यतः कितनी है? 8। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया कि राजस्थान में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। ऑप्शन में था 4, बी ऑप्शन में था 3, सी ऑप्शन में था 5 और डी में था 6। अब ऐसे में सिचुएशन में आप उत्तर क्या करोगे? आरपीएससी ने जो उत्तर माना वो क्या माना? 6 माना। तो हो सकता है इन्होंने बड़ी संख्या को लिया होगा, क्योंकि इसमें से अपने 87 पढ़ेंगे, 87 जो एससी में बताए जाते हैं, एससी में आते हैं। वैसे फिर 7 हो गए, लेकिन मान लेते हैं कि चलो एक आधी और ये जनजाति ऐसे निकाल देंगे, तो बड़ी संख्या फिर इनमें देखें तो कौन सी है? 6 है। ठीक है, अगर यहाँ 7 होता तो वो उत्तर क्या होता? फिर 7 ही होता वो। समझ में आ गई? तो इस आधार पर अब 5 क्या करोगे आप? 5 तो वैसे सेट नहीं बैठेगा, है ना, तो वो चीज। चलिए, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन सी जनजातियां ये मुख्यतः 8 प्रकार की हैं। तो राजस्थान में 2011 के अनुसार, मैं आपको जनजातियों का क्रम भी लिखा देता हूं, 2011 के अनुसार। अब ये सारी बातें 11 के अनुसार ही मैंने अभी तक बताई है आपको। अच्छा, इसके अनुसार क्रम दो तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, एक आरोही क्रम का आता है और एक अवरोही क्रम का आता है। पहले मैं जनजातियां लिखाता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे ज्यादा राजस्थान में जनजाति पाई जाती है वो है मीणा। जनजाति यानी 1 नंबर पे मीणा है। मीणा के बाद दूसरी बड़ी जनजाति है भील। ये दो याद करो, बाकी सारी मैं करवा दूंगा याद आपको। ये क्रम याद रखना जैसे करवा रहा हूं। सबसे बड़ी मीणा, दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी भील। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी हो जाएगी? भील। देखो ध्यान में। हाँ सर। तीसरी बड़ी जनजाति, पहले गांव वाले लिखने हैं, गरासिया। पहले गांव वालों का नाम आएगा गरासिया, और फिर शहर वालों का नाम आएगा यहां पर सहरिया। फिर शहर वालों का नाम आएगा क्या? सहरिया। मीणा, भील, भील, गरासिया, सहरिया। 4 याद करो, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। फिर डांस को याद रखना, डांस क्या याद करोगे? डांस, डांस करना है फिर शहर जाने के बाद। डा से डामोर, डा से डामोर, सा से सांसी। डामोर के बाद आपको याद रखने हैं सांसी। डामोर हो गया, और डामोर के बाद सांसी। डामोर है, डामोर के बाद सांसी। एक बार फिर बोलो, डामोर, डामोर के बाद क्या हो जाएगा? सांसी। ठीक है सर। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी। दो बच गए। कंजर लास्ट में आएंगे, यहां कथोड़ी है और कथोड़ी के बाद कंजर आ जाएंगे। थोड़ी और कथोड़ी के बाद क्या आ जाएंगे? थोड़ी जनजाति के बाद कंजर जनजाति के लोग। ये 8 प्रकार की जनजाति है, जिसमें से हम आपको लगभग अमूमन आंकड़े बता रहे हैं। मीणा लोग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं 43.46 लाख। तो राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। 2 नंबर पे राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील। भील आपको लगभग देखने को मिलेंगे 41 लाख। देखो, अब बड़ी जनजाति मुख्यतः ये दो ही है। बड़ी जनजाति राजस्थान में मुख्यतः ये दो ही है, बाकी जो सब है गरासिया, सहरिया, डामोर, सासी, थोड़ी, ये फिर इनकी संख्या बहुत कम आ जाती है। मैं तो कहूंगा मुख्यतः आप 2 ही याद करो, लेकिन पता नहीं आरपीएससी वालों का 4 तो याद कर लो, सुमिलित वाले आ जाते हैं ऐसे आंकड़े देकर सामने। जैसे अभी देखने को मिले अपने को, रीट की परीक्षा कितनी की होती है उसमें पूछने के मिले हैं, आगे जिला लिख रखा है, उनकी साक्षरता दर मिलाओ किसकी कितनी है। वैसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इनके याद कर लेना। मीणा 43 लाख, भील 41 लाख। मीणा 43 लाख, भील 41। अमूमन मोटे मोटी रकम भी याद करो तो 3 दूनी 6 होता है, वैसे याद हो गया 43.40। और भील 41 लाख। गरासिया लगभग 3 लाख, तो याद रखना 3.14 लाख। एक्चुअल आंकड़ा याद करो तो ये लो 3.14 लाख। और शहरिया जनजाति की अगर बात करें तो मोटा मोटा आंकड़ा याद रखना 1.11 लाख। यानी 1.11 लाख का मतलब होता है 1,11,000। 4 के याद कर लेना। ये 4 राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातियां। लेकिन 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 मान लो एक ये उठा ली, एक ये उठा ली, एक ये उठा ली, एक ये उठा ली, और फिर पूछा क्रम से सेट करो, कौन सा क्रम? अवरोही क्रम।
गुरुजी ये तो हमें पता ही नहीं अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्या होता है। तो सुनो, एक आपसे पूछा जाता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। जी सर। एक आपसे पूछा जाता है आरोही क्रम। कौन सा क्रम पूछा जाता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या मेरे भाई? बढ़ता क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है? आरोही। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। कैसा क्रम? घटता। यानी जब हम, ये अवरोही नाम में अक्सर चार आ रहे हैं तो यहां पर बड़ा डंडा लगा दो। जब हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं वो क्रम कौन सा होता है? घटता। बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम हो जाएगा। बढ़ता। आरोही नाम देखो छोटा है, अवरोही बड़ा है, आरोही छोटा है, तो यहां छोटा डंडा लगा दो। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं वो क्रम कौन सा हो जाएगा? आरोही। इसे बोलते हैं बढ़ता क्रम। अब सुनो, यहां 43 है, फिर 41 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। इसका मतलब ये जनसंख्या पहले ज्यादा है फिर कम हो रही है, यानी बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। बड़े से छोटे की ओर जाए तो ये क्रम पूछना, यानी आप आपसे अवरोही क्रम पूछे तो मीणा से चल के कंजर तक चलना। अगर आपसे आरोही क्रम पूछे तो नीचे से शुरू होना, कंजर जनजाति से लेके मीणा तक आना है आपको। ये क्रम कौन सा हो जाएगा? आरोही। एक बार फिर बोलो, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी नंबर 1 पर मीणा। दूसरी बी। बी देखो, ए बी सी डी पढ़ते हैं तो बी 2 पे ही आता है ना, तो ऐसे याद कर लेना, बी 2 पे आता है तो भील दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है। पहले गांव वाले लिखने हैं, पहले गांव वाले यानी गरासिया, फिर शहर वाले शहरिया। पहले गांव वाले, पहले गांव वाले, पहले गांव वाले, फिर शहर वाले। चार याद बताओ। मीणा, मीणा के बाद भील, फिर गरासिया, फिर सहरिया। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। डामोर, डांस, डामोर और सांसी, डामोर और सांसी, डांस, डामोर और सांसी का थोड़ी कंजर। लास्ट में कंजर है, लास्ट में कंजर है। क्या ना याद? अच्छा, अब याद रखना, दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहा हूं आपको। अगर प्रश्न बने राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, रीट में ही पूछा गया प्रश्न है अभी, 2026 में रीट की परीक्षा हुई है ना अभी, L1 L2 जनवरी में, जून में आए हुए प्रश्न नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? सबसे बड़ी जनजाति, ये भी प्रश्न पूछा। और प्रश्न ये भी पूछा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, फिर भी है लगा दो। तो देखो, राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? मीणा। राजस्थान में तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी मीणा। मीणा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो मीणा, क्योंकि राजस्थान में जो भील है वो दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरी रैंक होगी उनकी, दूसरे स्थान पर होगी। अच्छा, अगर हम टोटल जो जनजातियों की पॉपुलेशन देखें तो उसमें से मीणा अकेले 47% है, यानी सबसे ज्यादा, आधे तो यही हो गए 50%। 50% तो लगभग कौन हो गए? मीणा हो गए टोटल जनजातियों में। सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? मीणा। कितने परसेंट है टोटल जनजातियों में? 47%। ये आप याद करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, बढ़िया तरीके से याद कर लेना, कितनी शानदार आपको जानकारी दी है। अब आप चाहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब किताब पढ़ो, ये करो वो करो, बस ये पढ़ लो। काफी किताबों से ये कंटेंट इकट्ठा किया है और आपके सामने परोसा है। और उन किताबों से भी क्रीम क्रीम निकालने में टाइम बहुत लगता है, बहुत ज्यादा। तो ये मानो, बहुत शानदार तरीके से आपको ये तैयार करके टॉपिक दे रहा हूँ, प्रश्न गलत नहीं होंगे मेरे। अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करके, स्रोत इकट्ठे ज्यादा मत करना, जितना पढ़ाया उसी को बार बार रिवाइज करना, आपके यहाँ प्रश्न क्लियर हो जाएंगे सारे। हर प्रकार से बता दिया मैंने। देखो फिर अब हम आगे, अब इसमें कर्म से जनजातियां जो वो अपन पढ़ेंगे। अब जैसे ये लिखा है ना, जैसे पहले मीणा है फिर भील है, तो उसी स्थिति में उसी कर्म के अंदर जो है वो अपन क्या पढ़ेंगे? जनजातियों को पढ़ेंगे उसी क्रम में। ठीक है, ये लिख लो। चलिए, अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर जनजाति जिसका नाम है मीणा।
हम अब जो बात करने जाएंगे वो किस जनजाति करेंगे? मीणा जनजाति। तभी मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाएंगे मीणा जनजाति। देखो, मीणा जो शब्द है, मीणा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मीणा शब्द की उत्पत्ति, मीणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत, ये याद कर लेना, किस भाषा से? संस्कृत के मीण शब्द से हुई है। मीण शब्द से हुई है, मीण शब्द से हुई है। तो संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का जो है वो शब्द देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो कौन सा है? मीन। और मीन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मत्स्य या मछली। मत्स्य या मछली ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। एक बात और बताता हूं आपको मैं कि गुरुजी के मीणा जनजाति के जो लोग हैं मछली का मांस नहीं खाते। यह मछली के मांस का सेवन नहीं करते हैं। मीणा जनजाति के जो लोग हैं मछली के मांस का सेवन नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें, आगे भी चर्चा करें, तो मीणा जनजाति की उत्पत्ति के लेकर जो है वो अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले उत्पत्ति के अगर हम मत देखें, मत में पहले इनके गुरु का ही मत देखते हैं, क्या बोला उन्होंने। तो इनके गुरु जी का जो नाम है वो है मुनि मगन सागर। जैन धर्म के ये मुनि हैं, जैन मुनि है ये, जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर की बात करें, यह मीणा जनजाति के गुरु हैं, जनजाति के गुरु हैं। मीणा जनजाति के गुरु कौन है? मुनि मगन सागर। इन्होंने जो रचना, जो ग्रंथ लिखा, इनका जो ग्रंथ लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का जो नाम है वो है मीणा पुराण। मीणा पुराण। अब इस मीणा पुराण के अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है वो देखो आप। इस मीणा पुराण के अंदर जो है वो जानकारी क्या क्या मिलती है वह देखो आप। मीणा पुराण में जानकारी एक तो ये मिलती है कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं इसकी उत्पत्ति भगवान मीन के, यानी इनको भगवान मीन का वंशज बताया है। जी, याद रखना, इसके अनुसार भगवान मीन का वंशज माना है, मीन का वंशज माना है। इसका वंशज माना है, मीन का वंशज। इसी मीणा पुराण में इनके 5248 गोत्र मिलते हैं, लेकिन ये परीक्षा में भी आ गया 5200 ही माना, यानी लगभग 5200 मान लो। एक्चुअल देखें तो 5248 मिलते हैं, गोत्र मिलते हैं। इस जनजाति के 12 पाल का उल्लेख मिलता है शुरुआती दौर में। कितने पाल देखने को मिलते हैं? पाल क्या कहते हैं धीरे धीरे आप पढ़ोगे आगे, है ना, फला पाल ये सारा समझ जाओगे। तो 12 क्या देखने को मिलते हैं? पाल देखने को मिलते हैं, है ना। 32 तड़ो देखने को मिलते हैं, 32 तड़ो। सर तड़ो क्या होता है ये समझा देता हूँ, ये आगे शब्द नहीं आएगा। तड़ो का मतलब ये है इनका उप समूह है। एक तो समूह होता है जनजाति का, एक उप समूह होता है, उसे बोलते हैं तड़ो। तो ये कितने तड़ों में बटी हुई है? 32 तड़ों में, और 24 खोपों में बटी हुई है। 24 खोपों में बटी है।
बहुत होते हैं 5200 गोत्र। 5200 गोत्र अपना मिल जाएगा, 5200 गोत्र। उसके लोग घुमा फिरा के आपको लगभग 10-15 सुनने को मिलेंगे मोटे मोटे, ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 40, 50। यहाँ 5200 गोत्रों का उल्लेख है इस मीण पुराण में, मीणा पुराण में। तो जैन मुनि मगन सागर जो है मीणा जनजाति के गुरु हैं। इनका जो ग्रंथ लिखा उसका मीणा पुराण, उसमें भगवान मीन का वंशज बताया है मीणाओं को। 5200 गोत्रों का उल्लेख मिलता है। 12 इनकी पाल मिलती है, 12 पाल में बटी हुई, 24 खोपों में बटी हुई, 32 तड़ों में जो है इनका विभाजन हुआ। यानी इसके उप समूह कितने मिलते हैं, जैसे नदियों के उप बेसिन होते हैं, ऐसे इनका 32 तड़ों में जो है इनका उप समूह देखने को मिलता है। एक तो समूह हो गया, फिर इस समूह से भी उप समूह जो बने हुए हैं वो कितने हैं, 32 तड़े। यही लैंग्वेज आएगी तड़ो, तो कितने तड़े हैं, 32 तड़ों में ये जनजाति जो बटी हुई है। ये जानकारी मैंने बताई है जैन मुनि मगन सागर के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड अलग ही अपने मत रख रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो ये बात कहते हैं, कर्नल कर्नल जेम्स टोड क्या है कि ये जो लोग थे ना वो काली खो पहाड़ी से आए हैं। कौन सी पहाड़ी से, काली खो है, तो अजमेर से आगरा तक फैली है। इनकी उत्पत्ति मानिए कि यहां से रहते थे ये लोग, और यही आगे चलकर क्या कहलाए, मीणा कहलाए। यही आगे चलकर जो है वो क्या कहलाए, मीणा कहलाए। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड के बाद जो वो आपको याद रखना है कि इनका जो उल्लेख है वैदिक काल में भी उल्लेख मिलता है, वैदिक साहित्यों में भी उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्यों में इन्हें वैदिक साहित्यों में इन्हें प्रजा वात्सल्य क्या कहा गया है, प्रजा वात्सल्य जो वो कहा गया है, प्रजा वात्सल्य कहा गया है। तो वैदिक साहित्यों में उनका उल्लेख मिलता है, वैदिक काल में तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्या कहा गया है, प्रजा वात्सल्य। वैदिक काल की ऐसे बताते हैं ये सबसे प्रतापी जनजाति है, इनको प्रतापी माना गया वैदिक काल में, उसको मीणा को, मीणा जनजाति को क्या माना गया, प्रतापी वैदिक काल में। और वैदिक काल के जैसे वैदिक काल में वेदों की रचना होती है, और वैदिक काल के बाद जो है वो पुराण वगैरह जो लिखे गए थे, है ना। कितने वेद है, 4 वेद है, और पुराण कितने, 18। 18 में से एक पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। तो मीणा जनजाति का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में। मीणा जनजाति का जो उल्लेख है वह मत्स्य पुराण में भी मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। अच्छा, अब उत्पत्ति के मत में और बात करें तो भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए थे, भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। भगवान विष्णु के पहले अवतार की बात करें, पहले अवतार जिसका नाम था मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार से भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ही उत्पत्ति मानी जाती है। तो कौन से अवतार से, भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था ना मत्स्य अवतार, उससे भी मीणा जनजाति की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान की यदि हम आपको बात बताएं, सर्वाधिक मीणा कहां रहते हैं, राजस्थान में। राजस्थान में, राजस्थान में देखो, राजस्थान की अगर बात करें तो ये कहां मिलेंगे आपको, जैसे ये राजस्थान, आपको ये राजस्थान देखने को मिला। राजस्थान में वैसे तो देखो ऐसे नहीं है कि गंगनगर में मीणा है नहीं, जैसलमेर में है, सर्वाधिक की बात हो रही है। देखो ऐसे बताते हैं कि यहां पर एक राजवंश निराज के ढूंढाड़ के आसपास इस क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या बोलते थे, धाड़। यहां पर मीणा और बड गुजरों का राज था। धाड़ पर बाद में मीणा और बड गुजरों को परास्त करके यहां पर शासन किया था, जिसका नाम क्या था, कछुआ है वंश। तो ऐसे बताया जाता है कि पहले मीणा लोग ज्यादा यहां रहते थे, फिर धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ते गए, इधर की ओर फैले।
फिर उसके बाद राजस्थान में यहाँ पर और इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ उदयपुर वाले क्षेत्र में मिले सबसे ज्यादा। सीकर वगैरह क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर तो इन क्षेत्रों में है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाए ना, हाँ, ज्यादातर इन क्षेत्रों में है और कम आपको बाकी अदर जगह मिल जाएंगे। अब यहां पर मीणाओं को हराया किन्होंने, कछवाओं ने। तो अब भाई साहब मीणा जनजाति के जो लोग हैं, जिन्हें इनको जीने नहीं देंगे। तब कछवा राजाओं ने क्या किया कि कहा कि यार ऐसे करते हैं कि इस जनजाति की यहाँ पर जो संख्या ज्यादा है, तो अगर हमने इनको कुछ भी नहीं, अगर दरबार में जो है वो पद दिया या बड़े स्तर पर जो है इनको आगे हम लेकर नहीं गए, तो ये हमारा विरोध कर देगी, तो हमें इसके साथ दोस्ती जो है वो करके चलना पड़ेगा। तो कछवा वंश के जो शासक थे उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे जो शासक है उनका राज तिलक मीणा करेंगे। कौन करेंगे? मीणा करेंगे। याद रखना, कछवा शासकों का राज तिलक कौन करते हैं? मीणा करते हैं। कछवा वंश के शासकों का राज तिलक, राज तिलक किया इनके द्वारा होता है, मीणाओं के द्वारा। मीणाओं के द्वारा जो है कछवा वंश के राजाओं का राज तिलक जो है किया जाता है। इनके द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा। ठीक है। अब अब याद रखना है, ये जो राज तिलक है ये कहां हुआ करता था? कछवा शासकों का राज तिलक होता था कदमी महल में। इसका निर्माण रामदेव शासक ने करवाया था। और ये महल कहां पर है? जयपुर में। कदमी महल में जो है मीणा शासकों का राज तिलक होता था। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां देखने को मिलती है? सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। जयपुर, दौसा, करौली, वाई माधोपुर, वाई माधोपुर, अलवर, प्रतापगढ़, भरतपुर वगैरह इस क्षेत्र में मिलती है। लेकिन 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 इस क्षेत्र में तो हमें एक स्रोत मिलता है कि हाँ ये जनजाति वाला इलाका है, हमने देखा भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनगणना विभाग की बात करें तो वो ये आंकड़े नहीं बोलता है। तो मैं इसी के नीचे आपको नोट लगा के लिखा देता हूं। जनगणना विभाग के अनुसार, जनगणना विभाग के अनुसार 4 बड़े जिले लिखा देता हूं जहां मीणा पाए जाते हैं। मीणा सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेंगे? सर्वाधिक। तो जनगणना विभाग की बात करें तो ये बात बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो उदयपुर में है। उदयपुर के बाद कहीं आप 2 नंबर पे नाम लिखो तो किसका लिखो? जयपुर का। ये तो बोल रहे हैं कि उदयपुर 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे जयपुर हो जाएगा। 3 नंबर पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रतापगढ़ का, और 4 नंबर पर आप जिला लिखो ना चाहो, लिखो करौली। इस प्रकार से आपको जिले लिखने हो। अब ये बात भी हो सकती है ठीक कि जनगणना विभाग गलत नहीं बोल रहा है। जनगणना विभाग का काम क्या है? जनगणना करवाना ही है। लेकिन हमें ये भी जानकारी मिलती है कि मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में ही रहते हैं। अब प्रश्न देख लेना, दो कभी नहीं आते हैं ऑप्शन में ऐसे पजल करने वाले। आएंगे तो भाई साहब जनगणना विभाग के अनुसार रेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो बात याद रखना। ये उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और करौली। उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और करौली। जनगणना विभाग के अनुसार मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पर रहते हैं? उदयपुर में। कहां रहते हैं? इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब मीणा जनजाति के 2 वर्ग देखने को मिलते हैं। मीणा जनजाति 2 वर्गों में बटी है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बटी है। ये 2 वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक वर्ग जो है वो होगा चौकीदार मीणा, और दूसरा जो वर्ग होगा वो होगा जमींदार मीणा। मुद्दा ये आता है कि बड़ी जो है वो कौन सी है? चौकीदार बड़े हैं या जमींदार? यहां पर उच्च वर्ग के जो है वो जमींदार मीणा है। गाना सुना नहीं, साडा बापू जमींदार किथों लेके दे दू कार। और निम्न वर्ग के चौकीदार ये हो जाएंगे। ओके।
चौकीदार मीणा जो वो निम्न वर्ग के हो जाएंगे, और जमींदार मीणा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उच्च वर्ग के। क्या हो जाएंगे, उच्च वर्ग। आपने जमींदारी प्रथा भी सुनी होगी, हाँ सर सुनी है। जमींदार के पास पैसा अच्छा हुआ करता था, काफी जमीनें हुआ करती थी उनके नाम। फिर वो अपने अंडर में चौथी रखा करते थे। चौथी मतलब काम करने वाले नीचे होते है ना, एक चौथाई उनको मिलेगी पूरी जमीन का। चौथी है क्या, मतलब 10 ही है कहूंगा मैं तो। एक टाइम था जब 1/10 हिस्सा जो है वो उनको मिलता मिलता था। फिर धीरे धीरे इन जमींदारी प्रथा को जो है खत्म किया गया। फिर अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब जमींदारों को बीच में हटाओ। पहले काम क्या करते थे, जैसे ये यहाँ पर जमींदार है, यहाँ पर किसान है, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी है। ये यहाँ पर क्या है, अंग्रेज अधिकारी। यहाँ पर जमींदार है, यहाँ पर किसान है। तो क्या होता था, किसान काम करता खेती में, किसान जो भी पैसा कमाता, जो भी इनको टैक्स देना होता, वो टैक्स किसके पास जाता, जमींदार के पास। जमींदार एक हिस्सा अपने पास रखे, बाकी के हिस्से किसको भेज देता, अंग्रेजों को। ये प्रथा चल रही थी। धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि यार मेहनत ये लोग कर रहे हैं, ये बीच में किस प्रकार के पैसे इकट्ठा कर रहा है, यहां तो हम हमारा व्यक्ति भी, यानी इनको भी कह सकते हैं सीधा देने आओ हमें। तब इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को बंद किया। किसानों ने अपना संबंध जो है सीधा किनके साथ कर लिया, अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों को स्वयं की जो है वो क्या दे दी, जमीन दे दी। लेकिन यहाँ पर नियम बहुत डेंजर हुआ करते थे मेरे भाई, कर भरने के। अगर ऐसे मतलब सूरज छिपने से पहले अगर मान के चलो आपने कर नहीं दिया, सूर्यास्त होने से पहले कर नहीं दिया ना, आज देखे तो बहुत बढ़िया, 1-2 दिन 3 दिन लेट हो तो कोई बात नहीं है, पेनल्टी लगती है। अगर यहाँ पर आपने सूर्यास्त होने से पहले कर नहीं दिया ना, तो जमीन जब्त हो जाएगी आपकी, है ना। तो फिर मतलब अगला 1 तारीख को अगर टैक्स देना है तो 2 नहीं होने देनी, 1 तारीख को जो टैक्स है वो देना चाहिए, आना चाहिए, वो बात है। क्या सर मीणा जनजाति पूरी होगी, क्या नहीं हुई भाई। अभी आपको इतना ही लिखना है, मीणा जनजाति के 2 वर्ग, एक चौकीदार मीणा हो जाएंगे और दूसरे जमींदार मीणा। बाकी की चर्चा चर्चा अपने करेंगे अगली क्लास में। हम आशा और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। मिलते हैं मेरे दोस्त अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। और अच्छी तरह से आपको ये पढ़ना है, अच्छी तरह से नोट्स को बढ़ाने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।